हेलो स्टूडेंट्स, देखिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन में अभी तक हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब उसके आगे देखते हैं। सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। फैक्टोरियल बिना फैक्टोरियल के तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में काम ही नहीं चलता। मतलब काउंटिंग इसके बगैर होती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सिंबल है, ये एक ऐसा नोटेशन है जिससे हम काउंटिंग बड़े फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर ये फैक्टोरियल ना होता तो हम गिन गिन के काउंट कर करके हम थक जाते, लेकिन काउंटिंग पूरी नहीं होती। तो ये फैक्टोरियल का मतलब ये है कि ये जो बहुत ही फास्ट काउंटिंग करता है, ठीक है ना। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, द नोटेशन फैक्टोरियल का सबसे पहले देखिए नोटेशन क्या होता है। इसका जो सिंबल होता है वैसे लाइन होती है और नीचे एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में भी अपोस्ट्रोफी टाइप लगाते हैं ना हम, तो उस तरीके का साइन होता है हमारे पास, ठीक है ना। और कभी कभी हम ऐसा भी साइन यूज़ करते हैं या फिर ऐसे एल टाइप। जो एल टाइप होता है ना वो भी एक सिंबल फैक्टोरियल का ही होता है। तो आजकल जो बुक्स में यही आ रहा है। कभी कभी पहले जो बुक्स में ना ओल्ड बुक्स थी हमारे पास, वो इस टाइप का सिंबल हमने भी खुद पढ़ा हुआ है। तो पहले ऐसा सिंबल होता था, अब आजकल ऐसा लगाते हैं। तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है, ठीक है ना। तो देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल में हम जो ना ऐसा पॉइंट्स लगाते हैं वैसे छोटा सा, ठीक है ना। एन फैक्टोरियल क्या पढ़ेंगे इसको, एन फैक्टोरियल पढ़ते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं फैक्टोरियल एन, ठीक है ना। कभी कभी फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है एन फैक्टोरियल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ एन फैक्टोरियल का कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है ये। जैसे मान लीजिए कि मैं 0 से शुरुआत कर दूं, तो देखो 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1 होता है। पहली बात याद रखना, ठीक है ना। इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले से ड्राइव होगा। नेक्स्ट है 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि आपको 1 से शुरू करना होता है। कहाँ तक जाना होता है, जो ये नंबर लिखा हुआ है। तो n फैक्टोरियल तक जाना है, तो देखो यहाँ तो 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 का कहाँ तक जाना है, 1 से शुरू करके 1 से स्टार्ट करके आपको 1 तक ही जाना है, तो एक ही नंबर हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब करना 1 से स्टार्ट है, 1 मल्टीप्लाई 2 तक पहुँचना है। देखो 2 आ गया, बस वहीं रुक जाना है। आंसर कितना हो गया, 2। 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 फैक्टोरियल देखो 1 से स्टार्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना, 24, ठीक है ना। तो दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन। आपको बहुत जरूरत पड़ेगी फैक्टोरियल की। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल देखो 1 से स्टार्ट करना है, रुकना ही नहीं है, ठीक है ना। जब तक ये नंबर ना आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 120। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 720, ठीक है ना। तो ये हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो इनकी वैल्यूज कुछ तो आपको याद भी रहनी चाहिए कि 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल 720, 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा,
8 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल लिखना है ना मेरे को, नहीं 7 फैक्टोरियल लिखना था पहले तो 7 फैक्टोरियल बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 700 और 7 2 जा 14 और 5040, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो ये 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 800, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 40,320, ये 8 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ तक तो आपको लगभग वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तक तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। 7 फैक्टोरियल तक कर लो, 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कर लो तब भी बहुत ही ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो अब देखो ये फैक्टोरियल नोटेशन आपने समझ लिया कि क्या होता है ये फैक्टोरियल नोटेशन, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब आते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपको लिखना है n फैक्टोरियल, ठीक है ना? तो आप उल्टा भी चल सकते हैं, जैसे हमारे पास n फैक्टोरियल है तो हम n से शुरू करते हैं, n-1 n-2 कहाँ तक जाएँ? 1 तक जाएँ, बात एक ही है, मल्टीप्लाई होना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको देखो रुकना है, जैसे मान लीजिए कि n फैक्टोरियल एक बार फिर लिखिए n मल्टीप्लाई n-1, अब उसके आगे आपको यही लिखना है, ठीक है ना? ये पूरा लिखना है, तो हम इसको क्या कर देंगे? n-2 फैक्टोरियल रोक देंगे। ठीक है ना? देखो n लिखा हमने, n-1 लिखा, n-2 मल्टीप्लाई n-3 अप टू 1 तक जाएगा, तो ये तो पूरा फैक्टोरियल n-2 ही हो गया ना। तो जहाँ पर रुकना होता है वहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं, जहाँ पर रुकना होता है वहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि 6 फैक्टोरियल है, आपको 6 से मल्टीप्लाई 1 तक करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 पर रुकना है, लगा दीजिए फैक्टोरियल। ठीक है ना? अगर 6 मल्टीप्लाई 5 पर रुकना है, 5 पे फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है ना? जहाँ रुकना है वहाँ फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है ना? जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने बताया था ना, 10 तक सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 9 8 अप टू 1 तक जाना है, तो 10 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 8 पर रुकना है तो फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है? अगर नहीं रुकना तो फिर आगे चलते रहो, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 पे रुकना है, 6 पे फैक्टोरियल लगा के रुक जाओ। तो जहाँ रुकना है ना वहाँ फैक्टोरियल लगा देना आपको। ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर क्या है कि काउंटिंग करनी होती है नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना? कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, वो तरीके फाइंड करने हैं। ठीक है ना? काम कोई भी हो सकता है, काउंटिंग किसी की भी करवा सकता है। ठीक है ना? कोई वर्ड बनवा सकता है। ठीक है ना? और कोई भी XYZ कोई भी काम हो सकता है, नंबर बनवा सकता है। ठीक है ना? कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 5 डिजिट का नंबर बनाइए। ठीक है ना? अरेंज कर दीजिए। ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या है, सारा ये फैक्टोरियल यूज होता है। ठीक है बेटा? तो अब देखिए फैक्टोरियल के बाद अब एक आता है हमारे पास, ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। ठीक है ना? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम ऑफ ए प्राइम इन n फैक्टोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा? मतलब किसी प्राइम नंबर का, ठीक है, n फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का हम एक्सपोनेंट देखेंगे कि वो कितना है, तो मतलब कैसे फाइंड करेंगे हम एक्सपोनेंट। देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, तो बेटा 6 फैक्टोरियल है
तो अब देखिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए 6 फैक्टोरियल में, ठीक है ना, 2 का कितना एक्सपोनेंट रहा होगा, मतलब 2 की पावर कितनी होगी। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर मेरे को काउंट करनी है कि कितनी पावर होगी इसके अंदर। तो बेटा 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख, देखो ऐसे समझ लो पहले कि होता क्या है। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख दूं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। अब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 को लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 को लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया, तो 2 की पावर कितनी 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी 2, ठीक है ना। और 5 कितने बार आया, एक बार, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि 2 की कितनी एक्सपोनेंट हुई, देखो 4 हुई, 3 की कितनी हुई 2 हुई, 5 की कितनी हुई 1 हुई। तो ये पूछ लेता है कि n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की कितनी एक्सपोनेंट होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, जैसे मान लो कि अभी ये क्वेश्चन और लीजिए, मैंने पूछा आपसे कि बताइए 8 फैक्टोरियल में, ठीक है ना, प्राइम की पूछेगा आपसे। देखो 2 की 3 की एक्सपोनेंट, क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं वो प्राइम फैक्टराइज हो जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। कोई भी नंबर होगा वो उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो बेटा 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, देखो 1 तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लाई उतना ही हो जाता है किसी भी नंबर में। तो 4 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो बेटा 2 की लिखनी है, सारे फैक्टर कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 को 5 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा 6 को, और 7 7 ही रहेगा, और इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर कितनी 1, ठीक है ना 2, तो 3 की पावर 2 हो गया, इंटू और 5 की पावर देखो कितना हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, और 7 की पावर 1 हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब देखो 2 की एक्सपोनेंट कितनी आ गई मैक्सिमम, 2 की एक्सपोनेंट कितनी आ गई, 2 की पावर 7, ठीक है ना। आपसे 3 की भी पूछ सकता है कि 3 की एक्सपोनेंट इसमें कितनी आएगी, तो 3 की पावर एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल पूछेगा आपसे। तो देखो मान लीजिए लेट p इज अ प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम, ठीक है ना। तो देखो किसी p प्राइम नंबर है, तो p के एक्सपोनेंट पूछना चाहता है, तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर ऐसे यूज करना है आपको कि n बाई p, ठीक है ना, और इस पे ये लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये किसका ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना, ऑफ प्राइम p, ठीक है ना, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p। p प्राइम जो है ना उसकी कितनी एक्सपोनेंट होगी, तो क्या करेंगे n बाई पी, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई, फिर p की पावर यहाँ 1 है, तो एक एक पावर बढ़ाएंगे p स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी क्यूब, ठीक है ना, फिर प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक ये नंबर इससे बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना। ये तब तक चलेगा जब p की पावर, ठीक है, मान लो n, मान लो p की पावर कुछ भी मान लो, p की पावर r, और जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता n से, ठीक है ना, या n या n से ग्रेटर नहीं हो जाता, इक्वल भी हो सकता है। जैसे ये नंबर बड़ा हो जाएगा, n से बड़ा हो जाएगी ये वैल्यू, वहीं पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल इंटीजर देता है, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग का कुछ भी आ गया तो उसका आंसर 0 ही कर देगा। तो 0 पॉइंट समथिंग तभी आएगा जब ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था कि 6 फैक्टोरियल में, 8 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आ रही थी हमारे पास, 7 आ रही थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर लेनी है तो कितना आ गया, कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 बाई 2 की पावर 1
प्लस 8/2 की पावर 2 प्लस 8/2 की पावर 3 प्लस, अब उसके बाद तो जाना नहीं है क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूंगा तो ये नीचे नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो मेरा काम का नहीं है क्योंकि आंसर वो 0 देगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 से काटेंगे इसको 8 को 4 प्लस ये हो गया 4 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, और प्लस ये 8 से 8 कटेगा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होता है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 का 2 होता है, तो 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। देखो यही आंसर आ रहा था आपका। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे अगर ये पूछ लें आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए नंबर फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट पूछ ले तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो 5 का एक्सपोनेंट 50 फैक्टोरियल में फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? वैसे तो इस फॉर्मूले के अलावा भी हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये बहुत ही कम टाइम में आंसर आपको मिल जाता है इससे। ठीक है बेटा, 50 फैक्टोरियल और 5 का एक्सपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/5 की पावर 1 प्लस 50/5 की पावर 2 प्लस 50/5 की पावर 3। देखो ये नंबर बड़ा हो गया तो अब हमारे काम का ही नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी नहीं लिखना था हमें, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो बेटा ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 50/5 कितना हो गया 10 प्लस ये 25 को 50 में डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है बेटा, तो ये 0 ही हो जाएगा हमारे पास, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 होता है, 2 का 2 होता है और प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास 5 की जो एक्सपोनेंट निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 12 आएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है 50 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा? 12 होगा। 12 से ज़्यादा हमारे पास कोई भी 5 फैक्टर वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको गिवन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन n फैक्टोरियल। अब n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, प्रूव दैट it cannot be a perfect square। चाहे कितना भी n ले लूँ मैं, n की वैल्यू कितना, जैसे मान लो कि 1 से लेकर के n की जगह पर 10 कर दिया तो 1 से लेकर के 10 फैक्टोरियल तक ऐड कर दूं, n की जगह पर 100 भी ले सकता हूँ, 100 फैक्टोरियल तक मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कितना भी हो सकता है आगे, लेकिन ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कैसे चेक करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर ये होगा या नहीं होगा? तो देखिए बेटा, इसको सॉल्यूशन देखिए इसका, देखो 1 फैक्टोरियल आपका 1 होता है प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू देखते हैं, कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, हमें ये तो चाहिए ना, हमें तो ये तो पता है ना बेटा कि देखो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? आप ये देखिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? देखो मान लो कि अगर किसी 1 का कोई 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना, 9 हो सकता है, ठीक है ना, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 5 6 7 8 और 9 और 0। देखो परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट में ये डिजिट जरूर आएगा, ये तो पता ही है आपको।
कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे आप, तो उस परफेक्ट स्क्वायर में यही डिजिट होंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट यही होगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास रह गया 2, एक 3 है, ठीक है ना, 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7, ठीक है ना, एक 8। तो ये जो नंबर है ना मेरे पास, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर नहीं आते। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ये डिजिट तो लास्ट में आएगा ही नहीं, ना तो 2 आएगा, क्योंकि किसी में 2 है मान लीजिए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए। ठीक है बेटा, तो उसी कंडीशन पे, इसी हम थ्योरी पे काम करेंगे। यहाँ पर हमें ये दिखाना होगा कि इसका, सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या है। जब तक हम इसका यूनिट डिजिट नहीं पता कर पाएंगे ना, तब तक हम नहीं बता सकते कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। देखो 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है ना, अब प्लस 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5040 प्लस, ठीक है ना, और उसके बाद 0, यही बताया था आपको, 40 320 प्लस अप टू 1, ये चलता जाएगा। तो अब हमने ये देख लिया कि देखो यहाँ तक जो ऐड हो रहे हैं नंबर और उसके जो आगे ऐड हो रहे हैं, तो इनके जो आगे ऐड होने वाले, इनके जो, देखो यहाँ से 4th टर्म है हमारे पास, 1st टर्म 2nd 3rd 4th से आगे जो टर्म है उनमें सबसे लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 जरूर है, और हर किसी में आएगा 0। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 ना आए लास्ट में, ठीक है ना, जरूर आएगा, क्योंकि 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर आगे चल के कहीं 2 0 भी आएंगे लास्ट में, फिर 3 भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे 0 बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ से 0 शुरू हो गया तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर जरूर आएगा 0। ठीक है बेटा, तो अब इन ऐड कर लेते हैं नंबर्स को। तो ये नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, 3 + 6 9, 9 + 24 कितना हो गया 33। ठीक है बेटा, 33 प्लस, और ये मैं ऐड करूँगा, ठीक है ना। अब लास्ट में कोई भी नंबर होगा हमारे पास, लास्ट में 0 जरूर होगा भाई, इनको सबको ऐड कर लूँगा तो लास्ट में 0 होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो लास्ट में मेरे को पता है कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में 3 आने वाला है। अरे 33 से हम ऐड करेंगे जो लास्ट में 0 है, तो इसका मैं ऐड करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो बेटा यूनिट प्लेस पे जब 3 आ गया तो मुझे पता है कि ये कभी किसी का क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता ये नंबर, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 3 कभी नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कभी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हाउ मैनी जीरोज एट द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दो, फाइंड द जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल जब आंसर होगा हमारा, बहुत बड़ा आंसर होगा, आपको पता ही है। जब हमारा 8 फैक्टोरियल पे ही आंसर कितना पहुंच गया, 40,320, तो 100 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है बेटा, तो 100 फैक्टोरियल में ये चेक करना है कि कितने जीरोज होंगे हमारे पास, लास्ट में कितने जीरोज होंगे। ठीक है ना, मतलब जो नंबर होगा हमारे पास, जो नंबर आने वाला है उसके लास्ट में कितने जीरोज रखे होंगे। तो बेटा इसके लिए हमें वही काम करना होगा कि एक्सपोनेंट चेक करनी होगी हमें। किसकी एक्सपोनेंट चेक करनी होगी, अब ये देखो लास्ट में 0 तभी होगा जब 10 के फैक्टर बनेंगे, समझ रहे हो ना। जब 10 आएगा तभी तो 0 आएगा, जैसे किसी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो 0 आएगा। अब जब 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि 10 का कितना एक्सपोनेंट बन रहा है। अब 10 का जितना एक्सपोनेंट बन गया, ठीक है ना, तो उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। लेकिन 10 के एक्सपोनेंट हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट जो हम बताते हैं
ठीक है। ये जो फॉर्मूला बताता है एक्सपोनेंट, वो किसके बताता है? वो केवल प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट बताता है, जो अभी फॉर्मूला बताया था। तो 10 तो प्राइम नहीं है, तो 10 प्राइम नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं कि 2 के और 5 के एक्सपोनेंट देख लेते हैं कि 2 का एक्सपोनेंट कितना है और 5 का एक्सपोनेंट कितना है। मान लीजिए किसी नंबर में n फैक्टोरियल है, इसमें 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया 10 और 5 का एक्सपोनेंट आ गया मेरे पास 6 मान लीजिए। तो बताइए कितने 10 बन जाएंगे इसमें से, कितने 10 बन जाएंगे? 6 10 बन जाएंगे, क्योंकि एक 2 इस 5 के साथ, दूसरा 2 इसके 5 के साथ, देखो 5 कितने हैं? 6 हैं, तो एक एक 2 इसके साथ लग जाएगा, लेकिन जब कुछ 2 यहाँ पर और रह जाएंगे तो उनके साथ 5 नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट हमें ये देखना है कि जो 2 की जो एक्सपोनेंट है, 5 की जो एक्सपोनेंट है, जैसे मान लो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितना है 5 की पावर 6। तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 हो गया। तो अब देखो 10 कैसे बना? 2 मल्टीप्लाई 5 10 बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अब ये बन गया। तो एक 2 आ गया, एक 5 के साथ, ठीक है ना। बाकी तो 4 2 तो ऐसे ही बच गए। अब यहाँ से तो 10 बनने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है कि 2 की एक्सपोनेंट जो है और 5 की एक्सपोनेंट है उसमें कम किसकी है। तो ऑब्वियसली बात है कि 5 की एक्सपोनेंट कम रहेगी, तो कहने का मतलब जो 5 की एक्सपोनेंट रहेगी उतने ही 10 बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है कि कितना एक्सपोनेंट रहा होगा। तो बेटा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल क्या लगा देंगे फॉर्मूला? 100 बाई 5 की पावर 1 प्लस 100 बाई 5 की पावर 2 प्लस 100 बाई 5 की पावर 3। तो ये तो देखो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा। अब लिखो 5 से डिवाइड करो 100 को, कितना हो जाएगा 20। 25 से डिवाइड करो 100 को, कितने आ जाएगा 4। और 125 से 100 को डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का कुछ भी बनेगा तो आंसर 0 ही देगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बेटा ये हो गया 20 + 4 इक्वल टू 24। तो 5 के कितने एक्सपोनेंट हो गए हमारे पास? 24, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस 100 फैक्टोरियल में लास्ट में कितने जीरोज होंगे? 24 जीरोज होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ लेता है कभी भी कि 100 फैक्टोरियल का जो नंबर बनेगा उसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 24 जीरोज, ठीक है ना। कैसे? 5 का एक्सपोनेंट निकाल लिया, 24 आ गया। 2 का एक्सपोनेंट और निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा आएगा, तो कॉमन कितना होगा दोनों में, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं कि 2 का कितना आ रहा है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा? 2 की पावर 1 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 100 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 100 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 100 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 100 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 100 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 7। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 से डिवाइड कर देंगे 50, तो ये हो गया, ये 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे 25 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, 12 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। 12 पॉइंट जो भी आएगा x/z, ठीक है ना, प्लस ये हो गया 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा x/z, कुछ भी मान लीजिए। और ये 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट x/z कुछ भी आएगा। प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 32, ये हो गया 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट x/z कुछ भी आएगा, ठीक है ना। और ये तो हमारे पास 0 हो ही जाएगा क्योंकि ये नंबर नीचे वाला ज़्यादा हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 50 प्लस 25 प्लस ये 12 देगा, ये 6 देगा, ये 3 देगा, ये 1 देगा, ठीक है। कितना हो गया 75 प्लस 12 87 प्लस 6 93 प्लस 4 97। कहने का मतलब ये है कि 2 की जो एक्सपोनेंट होगी वो कितनी होगी? 97। ये 5 की एक्सपोनेंट है 24, 2 की एक्सपोनेंट कितनी निकल के आएगी? 97। तो 10 कितने बनेंगे फिर?
10 तो हमारे पास 24 ही बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर और 2 की पावर मिलके 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मिलके 10 बनाएगा। ठीक है, तो कितने 10 बन सकते हैं? 24 10 बनेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल विल बी 24। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक्सपोनेंट। ये आपको समझ आया होगा। कभी भी पूछ सकता है कि कितना एक्सपोनेंट होगा इसमें, या फिर ये नंबर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप जो है ना उसको उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अब लिखिए, अब आता है बेटा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की एक बार फिर बात कर लें। वैसे परम्यूटेशन आपको समझा रखा था कि अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, मतलब कुछ डिस्टिंक्ट थिंग्स को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। डिस्टिंक्ट हो सकती हैं या फिर हमारे पास कैसी हो सकती हैं? डिस्टिंक्ट हो सकती हैं और बिल्कुल सेम भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए परम्यूटेशन ऑफ n distinct object or distinct objects taken r at a time। ठीक है ना? कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आपको r ऑब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो देखिए r ऑब्जेक्ट लेने, इसका मतलब ये हुआ n में से r प्लेसेस पे आपको नंबर जो है ना सजावट करनी है। ठीक है, देखो क्या करना है, n प्लेस पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r प्लेस है हमारे पास। देखो ये r प्लेस हो गई, मान लीजिए ये मेरे पास r प्लेस हो गई, ये मैं प्लेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? तो बेटा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, और ये rth प्लेस हो गया और ये r-1th प्लेस हो गया। ठीक है ना? ये r प्लेस है क्योंकि r ऑब्जेक्ट लेने हैं। n ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं? आपको r ऑब्जेक्ट लेने हैं। r ऑब्जेक्ट लेने के लिए r प्लेस चाहिए ना मेरे को, तभी तो मैं उनको अरेंज कर पाऊंगा। तो अब देखिए इस फर्स्ट प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से। मतलब इस प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से इस प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर कितने हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं इसको फिलअप करने के? तो देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, n ही प्लेस हमारे पास, और एक प्लेस पे फिलअप करना है इसको। तो ये फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फिलअप हो सकता है? n वेज से। कितने तरीके से? n वेज से। चाहे फर्स्ट आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, nवां भी आ सकता है यहाँ। ठीक है ना? nth भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है। तो कितने प्लेस हो गए, कितने तरीके हो गए यहाँ पर फिलअप करने के? n वेज। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई n वेज। n तरीके से भर सकता है यहाँ पे, n तरीके से कोई भी हम नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर हमने लिख दिया n तरीके से। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचते हैं? अब हमारे पास बचते हैं, एक तो यहाँ पर चला गया, ये फिलअप हो गया। अब जब ये फिलअप हो गया तो अब मेरे पास इसका नंबर आ गया। सेकंड प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके होंगे? एक तो यहाँ पर चला गया, जब एक चला गया तो अब मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट बचे। तो अब इसको फिलअप करने के कितने तरीके? n-1। जब ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, तो अब मेरे पास दो तो यहाँ पर फिलअप हो चुके। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचते हैं? n-2। तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके? n-2 वेज। कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं। तो बेटा ऐसे ही चलते चलते हमारे पास क्या बनेगा? rth प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज होंगे यहाँ पे? n-। देखो जब 2 था तो 1 माइनस हो रहा था, जब 3 था, थर्ड प्लेस को फिलअप कर रहे थे तो 2 माइनस हो रहा था। फोर्थ प्लेस को फिलअप करेंगे तो n-3 माइनस होगा। ठीक है, जब rth प्लेस को फिलअप करेंगे तो n में से कितना माइनस होगा? r-1।
तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एन माइनस आर माइनस वन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन माइनस आर प्लस वन लिख सकता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा अब हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, उस पूरे काम को करने के लिए जितना जो काम हमारे थे, पहला काम ये था कि इसको भरना था, दूसरा काम ये था, तीसरा काम ये था, तो सारे कामों को करने के कितने तरीके हो गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द वेज, ठीक है ना, जितने वेज आपको दिखाई दे रहे हैं उनका सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू कहाँ तक जाएगा, n माइनस आर प्लस वन, ये हो जाएगा। तो ये बेटा एक फॉर्मूला बन गया आपका कि आपको कभी भी n में से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आपको r ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकर के अरेंज करना है। r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे आपके पास, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, इसके आगे चलते हैं। तो देखो इसके आगे चलते हैं तो मुझे क्या बनाना है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है ना। इस जो नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल नोटेशन में, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। इस लंबे चौड़े को मैं जो है ना बच्चे भी बड़ा मुश्किल याद कर पाएंगे, कैसे याद करेंगे ये सारा, ठीक है ना। हम जो ना छोटा वर्ड कोई लेना चाहते हैं इसकी जगह पे, जिससे कि बच्चे जो है ना इजीली इसको लर्न कर सकें। तो बेटा हमें क्या करना है, फैक्टोरियल नोटेशन में इसको करना है। तो फैक्टोरियल नोटेशन में करना है तो देखो यहाँ पर n है, यहाँ n माइनस वन है, यहाँ n माइनस टू है। आपको पता है कि एक एक नंबर कम होता जा रहा है, ये n कोई भी नंबर रहा होगा, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर तो है ही है, कोई भी रहा होगा, एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो मुझे पता है कि ये घटते 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 कम होते होते वन पे जरूर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू कितना है मेरे पास, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना। ये वन तक तो जरूर पहुंचेगा एक। अब मैं क्या करूँ, ये तो यहीं रुका हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर, क्या किया, देखो वन कम कर दिया मैंने, एक एक कम होता जा रहा है। तो यहाँ से मैंने वन कम किया, क्या हो गया, n माइनस आर हो गया। फिर मैंने कम किया n माइनस आर माइनस वन, चलता रहेगा, तो लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो जरूर आएगा, पता है आपको। अरे मैंने जो है ना इसको कहाँ तक लिख दिया, ये कम होते होते 1 तक तो जरूर पहुँचेगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एक एक करके क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो 1 पे तो जरूर जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने लास्ट तक कहाँ तक ले गया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक, मतलब लास्ट में 1 तक ले गया मैं। तो बेटा मैंने क्या किया कि देखो इतना जो नंबर था मेरे पास, ये वाला नंबर, ठीक है ना, ये वाला नंबर मैंने अपनी तरफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास इस आंसर में तो नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो मैं इससे डिवाइड भी करूंगा। तो डिवाइड भी करूंगा तो क्या करूंगा, n माइनस आर माइनस वन अप टू सो ऑन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मैं डिवाइड भी कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो अब मेरे पास फैक्टोरियल नोटेशन बन गया। क्या बन गया, देखो 1 से शुरू हो रहा है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस वन, n तक आ गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होकर के n तक आ गया, मतलब n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया पूरा ऊपर कंप्लीट। तो बेटा इसको मैं क्या ले सकता हूँ, n फैक्टोरियल। पता ही है आपको n फैक्टोरियल होता क्या है कि n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ही तो है, 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक आ रहा है, n तक आ रहा है, तो n फैक्टोरियल हो गया ये। और नीचे 1 2 3 4 5 कहाँ तक आ रहा है, n माइनस आर तक आ रहा है, तो ये n माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, ये और ये एक ही बात है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। ये याद करो चाहे ये याद करो, ठीक है ना, इसका मतलब यही आता है और इसका मतलब यही आता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, और यही फॉर्मूला है हमारे पास, इसी को कहते हैं NPR, इसको हम NPR के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है ना, एन पी आर, एन हमेशा लेफ्ट अपर कॉर्नर पर लिखा जाएगा और आर हमेशा, ठीक है ना, राइट लोअर कॉर्नर पर लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आर की जो वैल्यू होती है वो 0, ठीक है, और एन के बीच में होगी। मतलब कहने का ये है कि एन में से आप आर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आर ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, 0 से कहाँ तक हो सकते हैं, एन तक ही जा सकते हैं। बस एन ऑब्जेक्ट हैं आपके, मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप 11 तो ले ही नहीं सकते ना। आप एन ऑब्जेक्ट में से n+1 नहीं ले सकते, जैसे 10 में से आप 11 नहीं ले सकते, ठीक है ना। 20 हैं तो 20 में से 22 नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब जो आर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, वो उतना ही, उसकी जो लिमिट है आपके पास n, तो n से ज़्यादा नहीं ले सकते, n से कम 0 तक ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू n तक ले सकते हैं। तो वही क्या है, r है हमारे पास, r क्या है, 0 to n तक लाई करेगा, ठीक है। और n, ठीक है ना, n हमेशा क्या होगा हमारे पास, नेचुरल ही होगा, ध्यान रखना, n हमेशा क्या होगा, नेचुरल। ये कभी फ्रैक्शन में काम नहीं करता, यहाँ पे फ्रैक्शन में या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये n क्या होगा, हमेशा नेचुरल होगा। ये बात ध्यान रखनी नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला नोट करिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर। और ये एन पी आर का फॉर्मूला आप खोलेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया p फॉर परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन के लिए हम p यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए हम c यूज करते हैं, तो NCR वाला फॉर्मूला बनता है। जब हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, जब हमें कलेक्शन करना है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और जब हमें अरेंजमेंट करना होता है तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो देखिए बेटा, एक कंडीशन और बतानी थी आपको इसमें कि अगर रिपीटिशन अलाउड है, देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, अभी हमने r काउंट किए, r लिया, r को लेकर के अरेंजमेंट किया, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट लेके हमने क्या किया, अरेंजमेंट किए। लेकिन हमने क्या किया था कि जो हमारे पास जो प्लेसेस थे r प्लेस, तो इसको भरने के कितने तरीके थे, यहाँ पर n था, यहाँ पर n-1 था। अगर रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो ये भी n से भरा जाएगा, ये भी n से भरा जाएगा, ये भी n से भरा जाएगा, rth प्लेस भी n से भरा जाएगा। तो इस तरीके से जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, n की पावर r। ये ध्यान रखना, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड और रिपीटिशन अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो n की पावर r हो जाएगा फॉर्मूला, फिर NPR वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा रिपीटिशन में, ठीक है ना। जब विदाउट रिपीटिशन में NPR वाला फॉर्मूला लगता है, और NPR का फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या अभी बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ठीक है ना। ऐसे NP0, देखो NP0 की वैल्यू क्या होती है, NP0 की वैल्यू होती है 1। ध्यान रखना, देखो r की जगह पे मैंने क्या लिया, 0 लिया, तो देखो r की जगह पे 0 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, NP0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0, n-0 क्या हो गया, n फैक्टोरियल, से कैंसिल होकर 1 हो गया, तो NP0 क्या हो जाएगा 1, और n क्या हो जाएगा, NPN, देखो NPN, तो r की जगह पे क्या लेना है, n लेना है, NPN क्या हो जाएगा बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब n माइनस n ही आ जाएगा, तो n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। अभी आपको बताया था कि n, अब देखिए n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप n 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से मैं n के n ही ले लूँ, तो n के n लेने पर मेरे पास कितने परम्यूटेशन बन रहे हैं, n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे। तो n फैक्टोरियल तभी आएगा जब 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिपीटिशन वाला केस भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, वैल्यू पूछ रहा है 7 फैक्टोरियल, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये बच्चे वाले क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कितना आंसर आएगा? देखो मैंने आपको बताया था कि 7 से हम शुरू करेंगे। कहाँ तक? 7 फैक्टोरियल का मतलब पहले 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा ये। तो मैंने क्या किया, 7 से शुरू करूंगा 1 तक जाऊंगा। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या बताया था कि जहां रोकना है वहां फैक्टोरियल लगा दो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल लगा दिया मैंने। क्यों लगा दिया? क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल होके आंसर हो जाएगा 42। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। ध्यान रखना कि फैक्टोरियल ऐसे काट मत देना। कभी आपसे पूछ ले कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो आप कभी 2 फैक्टोरियल मत लिख देना इसका आंसर, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये 5 से 10 टू टाइम्स नहीं कट सकता, ये फैक्टोरियल नोटेशन है, कभी नहीं कटेगा ऐसे, कभी ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी ऐसा मत करना है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कभी भी 7 फैक्टोरियल नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो है ना डायरेक्टली ऐड नहीं होते, डायरेक्ट ना तो ऐड होंगे, ना प्लस होंगे, ना माइनस होंगे, ना मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू निकालनी है, इससे वैल्यू फाइंड करनी है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो बेटा x/10 फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें? तो मैं इसमें लिखूंगा, देखो छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक करो, हमेशा ध्यान रख लो किस में ब्रेक करना है? छोटे फैक्टोरियल में। छोटा फैक्टोरियल कौन है? 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो सबको 8 फैक्टोरियल में ले आओ, मतलब इसको भी 8 बना दो, इसको भी यहाँ भी 8 बना लो, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 8 पर रोक दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, मैं कम करता जा रहा था, मुझे पता है 8 पर रोकना है, तो 8 पर फैक्टोरियल लगा दिया इक्वल टू x अपॉन, बताइए इसको 10 फैक्टोरियल को 10 से शुरू करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 आ गया, 8 आ गया, तो 8 पर फैक्टोरियल लगा के रोक दिया, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे 1/8 फैक्टोरियल क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है ना। तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1/9 इक्वल टू x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये बच गया हमारे पास कितना? 10/9, 10/9 इक्वल टू x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 100। x की वैल्यू कितनी हो गई? 100, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 100 होगी तभी ये इक्वेशन वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आप कर ही देंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक गिवन है n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 3। कैसे फाइंड करेंगे इसमें से? तो देखो n की जगह पर 6 लगाना है, r की जगह पर 3 लगाना है, कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसको 6 फैक्टोरियल को देखो 3 फैक्टोरियल पर रोकूंगा मैं इसको, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल जैसे ही मिल जाएगा मेरे को तो मैं रोक दूंगा, क्योंकि कट जाएगा। 6 × 5 × 4 × 3 मिल गया, रोक दिया, अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। आंसर कितना हो जाएगा? 120, ठीक है ना। आंसर हो गया इसका 120, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।